कि पिछले 7 माह में 7.5 लाख आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पढ़े लिखे नौजवान, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला, पढ़े लिखे आपके प्रोफेशनल्स जो हैं वो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो जब इस तरह के सर, सबसे पहले तो मैं आपका तारुफ़ जानना चाहूँगा और यकीनी तौर पर हमारे नाज़रीन भी आगाह होने चाहेंगे आपके तारुफ़ से। जी, मेरा नाम फ़याज़ अहमद बसरा है। ये जो रिसेंटली मूवमेंट लॉन्च हुई है रूल ऑफ लॉ, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। और पीटीआई से और आईएलएफ से बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। बेसिकली मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर, मैं पिछले 17 साल से इस प्रोफेशन में हूँ भाई। बसरा साहब, इमरान खान की आपने स्पीच सुनी। आज तो खैर उनकी जानिब से एक नई तहरीक का आगाज़ तो कर दिया गया है। हम देखते हैं जब से ही उन्हें हुकूमत से निकाला गया है, इस तरह की मुख्तलिफ़ तहरीक का वो आगाज़ कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ जलसों में उन्होंने मुख्तलिफ़ जो है इस तरह की मूवमेंट्स लॉन्च की हैं। एक तो ये बता दीजिएगा हमारे नाज़रीन को स्पेसिफ़िकली ये जो आज जो आपने मूवमेंट लॉन्च की है, इसका मकसद क्या है? जी, इसका मकसद जो है रूल ऑफ लॉ का, जैसे कि ये इस अल्फाज से इज़हार है कानून की हुक्मरानी। जी। तो हमारा जो बुनियादी अलमिया है वो है ही यही कि हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये ऐसे लगता है कि यहाँ कोई जंगल का कानून है। जी। तो जो बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं, रदरफोर्ड, जॉन लॉक, अगर आप उनको पढ़े, ये जूरिस्प्रूडेंस के बहुत बड़े नाम हैं, तो वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ ए ब्रांच ऑफ रूल ऑफ लॉ, कि जो जमहूरियत है ये रूल ऑफ लॉ की एक शाख है। और अगर आप इसको ट्रेस करें तो ये रूल ऑफ लॉ की जो है टर्म, ये बड़ा, वो जो मैग्ना कार्टा था 1215 में इंग्लैंड में, जो पहला एक लीगल डॉक्यूमेंट जो है उसको एक तस्लीम किया जाता है, तो इसके ट्रेसेस जो हैं ये हमें वहाँ से मिलते हैं। फिर जो बिल ऑफ राइट 16वीं सदी का जो लीगल डॉक्यूमेंट था, उसमें भी आपको रूल ऑफ लॉ, और मैं कहता हूँ कि इनको भी आप छोड़ें। कुरान पाक में अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते हैं, जहाँ वो इंसानों को अपने एहसानात गिनवाते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात, तो अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मैंने तुम्हारी हदायत के लिए, रहनुमाई के लिए मैंने पैगंबर भेजे और इंसाफ के ज़ाब्ते भेजे। यानी पैगंबरों के बाद किस चीज़ का ज़िक्र हो रहा है? इंसाफ का, जस्टिस का। तो आप सल्लम की वो बड़ी मशहूर हदीस है कि अगर ये जुर्म जो है वो मेरी बेटी फ़ातिमा भी करती तो इसको भी वही सज़ा मिलती जो मैं इस औरत के लिए तजवीज़ कर रहा हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम का ये फरमाना है कि रियासतें और मुआशरे ये कुफ्र की बुनियाद पे तो कायम रह सकते हैं, ये बेइंसाफ़ी और जुल्म की बुनियाद पे कायम नहीं रह सकते। तो जो बुनियादी चीज़ है, जो इंसानी मुआशरा जो है, जो चीज़ उसको जंगल से मुमय्यज़ करती है, मुमताज़ करती है, वो है ही रूल ऑफ लॉ। बसर साहब, माज़रत मैं आपको इंटरप्ट करूँगा। आप जानना ये चाहूँगा, ज़ाहिर रूल ऑफ लॉ की एक मूवमेंट तो लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, आप आइंदा आने वाले वक्त में कानून की बालादस्ती के लिए काम करने वाले हैं। आप चूँकि ये समझते हैं, आपकी पार्टी ये समझती है कि इस वक्त मुल्क में कानून नहीं है। एक तरफ हम देखते हैं मौजूदा हुकूमत में जितने भी पार्टीज़ हैं, जितने भी अलाइज़ हैं, उन्हें मुख्तलिफ़ केसेस में बरी करार दिया जा रहा है, उन पर केसेस ख़त्म किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान पे आए रोज़ नए मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। कुछ केसेस जो हैं वो समातों के लिए भी लगा दिए गए हैं, जैसे कि वो उनकी एक बेटी वाला मामला है। मैं अलमुख्तसर पूछना ये चाहूँगा, जितने भी केसेस हैं, तोशाखाना रेफरेंस है, तो इन्हें अदालत है, उसके साथ साथ ये सादिक और अमीन वाला जो मामला है, इन सब केसेस में इमरान खान नाअहल होने जा रहे हैं। जी, मैं इसका थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये जो NRO 2 जिसको खान साहब ये कह रहे हैं, ये जो नैब में अमेंडमेंट्स हुई थी, ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स जो हैं वो पहले से मौजूद हैं कि आप पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं हो सकती, लेजिस्लेशन विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकती, इसमें कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं हो सकती जो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ हो। अगर आप इन अमेंडमेंट्स को देखें जो नैब कवानीन में हुई हैं, इन अमेंडमेंट्स में उन तमाम असूलों की जो नफ़ी की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह ये एक बड़ा आम असूल है कि लॉ विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता, लेकिन नैब अमेंडमेंट्स इन्होंने कहा है कि इसकी जो एप्लीकेशन होगी वो होगी फ्रॉम 1985, यानी जब से नवाज शरीफ पब्लिक ऑफिस होल्डर बना है, यानी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन फिर हो रही है। तकरीबन आप देखें कि जितनी भी ये जो है जो कबीना है, उनमें बहुत सारे लोगों को, मेरे ख्याल में 50 to 60% ऐसे लोग हैं जिन पे केसेस थे और जिनको ट्रायल के बाद बाकायदा कन्विक्शन हुई थी, लेकिन
अगर उन लोगों के पास कानून साजी के इख्तियारात थे तो उन्होंने कानून की डेफिनेशन ही बदल दी है। यानी अगर मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगता है तो मेरे पास ये इख्तियार है, तो मैं चोरी की तारीफ ही उन्होंने बदल दी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पहले से ये जो फैसले हैं वो मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो यहाँ तक हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है विद 2/3 मेजॉरिटी, तो अगर उसमें इन असूलों को मद्देनज़र नहीं रखा गया तो सुप्रीम कोर्ट उनको अंडू कर सकती है। तो हमने वो पिटीशन जो है वो फ़ाइल की हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 3 माह हो गए हैं उस पिटीशन को फ़ाइल हुए। उस पिटीशन की बुनियाद पे तकरीबन जितने भी बड़े बड़े नाम थे करप्शन के, उनको बरियत मिल रही है, लेकिन वन वे और द अदर हर दफ़ा उसमें एडजन हो जाती है। और मुझे समझ नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट उस पिटीशन का फ़ैसला जो है वो क्यों नहीं कर रही। ये बिल्कुल आप ये जो जब ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ था तो उसमें फौरी तौर पे तहरीक इंसाफ की तरफ से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गया था सुप्रीम कोर्ट के पास कि आप हमें ये बता दें कि क्या कोई मेंबर पार्लियामान अपनी पार्लिमानी पार्टी के फैसले के ख़िलाफ़ वोट कर सकता है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, इसका जवाब देते हैं। जब वो ऑपरेशन रजीम चेंज हो गया, हुकूमतें बदल गई, सब कुछ हो गया, तो एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोई भी मेंबर पार्लियामान जो है वो पार्लिमानी पार्टी के फैसले के ख़िलाफ़ वोट नहीं कर सकता। तो अदालतें ज़िम्मेदार हैं कानून की हुक्मरानी की, चूँकि उन्होंने ओथ लिया है, वो ये ओथ लेते हैं। मैं सर इंटरप्ट करूंगा आपको मादर के साथ। एक तो ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आपने ख़ुद कहा अदालतें ज़िम्मेदार हैं कानून की हुक्मरानी की, लेकिन यहाँ हमें देखने को मिलता है रात की 12 बजे को भी अदालतें लगा दी जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो लाहौर की किसी गली में किसी गैंगस्टर के हाथों होने वाला कत्ल है वो उसके लवाकिन 20-20 सालों तक अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं। क्या समझ रहे हैं, अदालतें अपनी ज़िम्मेदारी पूरा कर रही हैं? जी बिल्कुल, जो अदालतों का कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, दे आर द डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे ख़्याल में इसीलिए ये जो इंटरनेशनल रैंकिंग है उसमें हमारी अदलिया का उसमें 136वां नंबर है। तो ये बिल्कुल जो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल इनका कोर्ट्स का जो रोल है, ये अपना रोल जो है वो सही तरह से अदा नहीं कर पा रही। और जब इसकी तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई जाती है तो वो बजाय इसके कि वो अपने इंस्टीट्यूशन पे उसको कुछ बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो हमने ये देखा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो लॉ है वो हरकत में आता है और उससे लोगों की ज़ुबान जो है उसको खामोश करवाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे ख़्याल में ये उसी सूरत में हो सकता है जब ये अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे। इस वक्त परफॉर्मेंस बेहतर है? परफॉर्मेंस इनकी बिल्कुल कोई परफॉर्मेंस नहीं है। लोगों का जो अदालतों से इंसाफ से रूल ऑफ लॉ से लोगों का एतमाद उठ चुका है। और सबसे बड़ा जो ख़तरनाक बात है कि वो लोगों के अंदर जो एक उम्मीद थी, वो उम्मीद की किरण भी ख़त्म हो रही है। जैसा ये अभी खान साहब ने फरमाया है कि पिछले 7 माह में 7.5 लाख आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पढ़े लिखे नौजवान, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला, पढ़े लिखे आपके प्रोफेशनल्स जो हैं वो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो जब इस तरह के पढ़े लिखे लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे तो इस मुल्क का फिर जो है वो क्या फ्यूचर हो सकता है। तो इसमें बुनियादी तौर पे जो है कि लोगों का हमारी जो अदालतें हैं वो लोगों को इंसाफ फ्राहम करने से कासर हैं, जिसकी वजह से यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, जिसकी वजह से यहाँ मईशत के मसाइल भी हैं। लोग तो ये कहते हैं ना कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये जो जमहूरियत है ये रूल ऑफ लॉ की एक शाख है। जब तक मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं हो सकती, आपकी मईशत बेहतर नहीं हो सकती। जब तक आप ताकतवर को और इन माफियाज़ को कानून के नीचे लेके नहीं आएंगे, जब तक अदालतें इस हवाले से असर्टिव नहीं होंगी, जब तक अदालतें अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल जो है उसको अदा नहीं करेंगी, तो हालात तो है जो है वो हमारे सामने ही है कि मुल्क बैंकरप्सी तक पहुंच चुका है। और आने वाले वक्त में ज़ाहिर है मैशियत के हवाले से हमारे जो हालात हैं मज़ीद अबतर होने जा रहे हैं। मौके का एक तो शायद यही वजह है कि हम करप्शन के इंडेक्स में भी हमारी अदलिया का तीसरा नंबर है। पहले नंबर पे पुलिस है, दूसरे नंबर पे एजुकेशन है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए जानना ये चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट में ज़ाहिर है अब ये बाज़गश्त है, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के केसेस को जब हम देखते हैं तो इसी तरह के इसी नौइयत के केस में फैसल वाडा की न्यायालय की मुद्दत को भी कम किया जा चुका है। क्या नवाज शरीफ को भी रिलीफ मिलने जा रहा है? और हमारी तारीख जो है वो तो ऐसी ही है और पहले ये कर लेते हैं। मौलवी तमीज़ुद्दीन का फ़ैसला इन्होंने दिया और बाद में इन्होंने ख़ुद तस्लीम किया कि वो हमसे ज़बरदस्ती करवाया गया था, हम मजबूर थे।
फिर जब भुट्टो का जुडिशल मर्डर हुआ तो उन्होंने कहा जी हमसे ज़बरदस्ती फ़ैसला करवाया गया, हम मजबूर थे। फिर जब जितने मार्शल लॉ इस मुल्क में लगे, ये हर 5-7 साल के बाद ये उसका कन्फेशन करते हैं कि हम मजबूर। अब तो पूरी कौम इनकी पुष्ट पे खड़ी है, पूरी कौम जो है वो जिस अजाब में वो मुब्तला है, वो पूरी कौम इनकी पुष्ट पे खड़ी है कि आप क्यों नहीं आप इंसाफ कर रहे। तो अब लोगों में ये परसेप्शन डेवलप होता जा रहा है कि ये जो माजी में ये जो कहते रहे हैं कि ये ज़बरदस्ती हमसे फ़ैसले हुए हैं और हम लोग मजबूर थे, तो अब लोग ये सोचने पे मजबूर हो चुके हैं कि नहीं, ये जो गला सड़ा निज़ाम है ये उसके स्टेक होल्डर्स हैं, और अगर ये इनको इस तरह का कोई डर और खौफ है तो पूरी कौम तो रोज़ सड़कों पे होती है, वो इल्तिजाएं कर रही हैं कि आप इंसाफ करें। जब आप इस तरह करेंगे, जिस तरह नैब कवानीन को बदला गया है, और मैंने अर्ज़ किया कि 5 माह हो गए वो पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट उसका फ़ैसला नहीं कर रही, बिल्कुल उसी तरह नहीं कर रही जब ये ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ था और इनके पास प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गया था। जब सब कुछ हो गया तो फिर उन्होंने, तो ये इससे बादियुल नज़र में फिर यही समझ में आता है कि ये भी जो चीज़ें चल रही हैं, ये ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं अनफॉर्चुनेटली ये भी तो इसका हिस्सा नहीं है। तो अगर जो पिछले अरसे में ऐलान हुआ था कि एक गैर सियासी पॉलिटिकल रोल इख्तियार करने का ऐलान हुआ था, क्या वो रोल पॉलिटिकल नहीं रहा है? वो ऐलान गलत था? चूँकि जिस तरह के हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से बाकी अदालतों में मामलात चल रहे हैं, तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा या गलत होगा कि पॉलिटिकल रोल नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये जो फ़ैसले हो रहे हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड फ़ैसले हैं। जो केसेस फिक्स हो रहे हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। अगर वो आइन और कानून के तहत हो रहा हो तो ये वो कहते हैं ना कि कानून इंसाफ होता नज़र भी आना चाहिए। तो हम तो यही देख रहे हैं कि किस तरह नैब अमेंडमेंट्स जो हैं वो अभी भी वो चैलेंज है और उनका फ़ैसला नहीं हो रहा, उनकी बुनियाद पे लोगों की बरियत हो रही है, पिटीशन फाइल की हुई है लेकिन उसका फ़ैसला नहीं कर रहे। तो बिल्कुल ये जो कुछ हो रहा है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बस साहब, काफ़ी लंबी गुफ्तगू हो गई आपके साथ। बस आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। आज चूँकि 16 दिसंबर है, 2 हवालों से ये दिन ज़ाहिर बड़ा अहमियत रखता है। 16 दिसंबर को पेशावर में भी एक बड़ा ही अलमनाक सानिया हुआ था, लेकिन आज ही के दिन हमारा एक टुकड़ा दो लख्त हुआ था। क्या समझते हैं? एक शख्सियत की जानिब से कहा गया था ये पॉलिटिकल गलती थी, हमारी सियासी गलती थी, सियासी जिम्मेदारी है, मतलब ये बांग्लादेश अलग होने की। क्या कहेंगे इस सारे सिनेरियो पे? आज इतने सालों बाद भी हम उसी जगह पे खड़े हैं, हालात भी उसी तरह ख़राब रहते हैं, अब बार बार हमें जो है मुल्क नाज़ुक तरीन मोड़ पे खड़े होते हैं। क्या कहेंगे इसमें? जी, मेरा पैगाम उस शख्सियत के लिए ये है कि ये लोग सियासी तौर पे इतने बालिग और इतने बाशऊर हैं कि इस मुल्क की जो बुनियाद रखी गई थी, वो जो तहरीक थी वो एक सियासी तहरीक थी। लोगों ने अपने वोट की ताकत से इस मुल्क की बुनियाद रखी थी और उस तहरीक की क़यादत जो है वो बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्नाह ने की थी। ये मुल्क हमें किसी जनरल ने फ़तह करके नहीं दिया था। तो हमने सियासी अमल से, अपनी पीसफुल मूवमेंट से हमने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो एक इस्लामी मुल्क है वो हमने हासिल किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से हमारे पास ये अदारे आए हैं और तो 19 ताकतवर लोग आए हैं, तो 1971 में आप देखेंगे हमारे साथ क्या हुआ है। तो अगर वो ये कहते हैं कि ये कोई सियासी गलती थी, तो सियासी गलती आप उसको कैसे कह सकते हैं? मुल्क में तो उस वक्त भी जो है वो यहिया खान जो है वो डिक्टेटर था, ही वॉज चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। सारे फैसले तो वो कर रहा था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो सियासी गलती थी? सियासी गलती नहीं थी, वो भी इसी तरह की हठधर्मी की अप्रोच थी जो ज़िद थी, अना थी, जो अनफॉर्चुनेटली आज भी जारी है। आज इस दिन को जो चुना गया है वो उसको इस हवाले से भी देखा गया है कि हमारे मुल्क में ये जो अलमिया रहा है कि एक अदारा जो है वो हमारे, जैसे मैंने पहले कहा कि इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो माइट इज़ राइट का जो है वो असूल है। इस असूल की वजह से हम मुल्क के पहले ही 2 टुकड़े करवा चुके हैं और जो मुल्क बच गया है उसकी हालत यहाँ तक आ गई है कि वो बैंकरप्सी के वो दहाने पे खड़ा है। लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं।
तो ये इन तमाम चीज़ों को जो है इनको देखना पड़ेगा। इसी वजह से ये जो आज मूवमेंट हमने ये शुरू की है रूल ऑफ लॉ की, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत शुक्रिया बसर साहब, आपके वक्त का बड़ी खूबसूरत और बहुत मुदल्लल गुफ्तगू की आपने। थैंक यू। थैंक यू।